भगवत गीता में लिखा है, गलत इंसान को मारना कोई पाप नहीं है, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलत होते हुए भी गलत नहीं होते। अपने क्लाइंट से ऐसी बातें सुनकर वकील भी सोच में पड़ गए। एक तरफ अक्यूज गीता की बातें कर रहा था, दूसरी तरफ उसी इंसान ने 40 लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया था। पत्थर जैसा इंसान भी खून और लाश जैसी चीजों को देखकर डर जाए, लेकिन यह इंसान जहां शिकार करता, उसी कमरे में अपना खाना बनाकर भी खाता। जब वह अरेस्ट हुआ तो उसके चेहरे पर जरा सी भी झिझक नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी है चंद्रकांत झा की, जिसने 40 की उम्र में 40 लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सुबह ऑफिस जाता हूँ, रात को 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस से वापस आता हूँ। तो ये कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है 20 अक्टूबर 2006 से, जब तिहाड़ जेल के एक अजनबी का कॉल आया और सामने वाला कह रहा था कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पे टोकरी में एक लाश रखी है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि तिहाड़ जेल के बाहर लाश को रखना वही इंसान कर सकता है जिसको किसी से कोई डर ना हो। बाहर जाकर देखा गया तो सच में एक टोकरी रखी थी जिसमें लाश के धड़ को बांध कर रखा गया था। साथ में एक लेटर भी था जिसमें सारे जुडिशरी सिस्टम को बहुत सारी गालियां लिखी हुई थी। एक शब्द में बात करें तो कातिल का कहना था, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। जिसने भी यह लाश और लेटर रखा था उसको शायद जुडिशरी सिस्टम से काफी शिकायतें थी। वह अपने लेटर के माध्यम से यह कहना चाहता था कि वह अपने काम में कितना माहिर है और पुलिस को यह जताना चाहता था कि वह अपना काम कैसे सही से नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन में उस कॉल को ट्रेस किया गया जो 20 अक्टूबर 2006 को आया था, तो पता चला वो कॉल एक एसटीडी बूथ से आया था। बूथ वाले से जब पूछा गया तो उसने बताया वहां सिर्फ एक इंसान आया था। उसके आधार पर उसका एक स्केच रेडी कराया गया और लेटर की लिखावट से एक्सपर्ट ने पाया यह एक बिहारी एक्सेंट है, तो हो ना हो कत्ल करने वाला शायद बिहार से बिलोंग करता हो। पुलिस जांच कर ही रही थी कि 25 अप्रैल 2007 को फिर एक कॉल आया और फिर वही सब। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर फिर एक लाश रखी गई थी। बॉडी का सिर्फ धड़ वहां था, बाकी के पार्ट हजारी कोर्ट के सामने पड़े मिले। अब एक स्पेशल टीम बनवाई गई, क्योंकि पुलिस को जानकारी मिल चुकी थी या कहीं ना कहीं पता चल चुका था ये एक साइकोपैथ किलर है जिसको अपने काम पर शायद बहुत ही गुरूर है। केस को सॉल्व करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा पा रहा था। दिल्ली में इसकी सीरियल किलर की तलाश जारी थी। तभी पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि गेट नंबर 3 के बाहर एक और लाश मिली है जिसका सिर नहीं है। साथ ही एक लेटर था जिसमें लिखा था उसे पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा जाए, क्योंकि उसे बहुत गर्व है। और वह कह रहा था, साथ ही लिख रहा था कि वह यह काम पिछले 7-8 सालों से कर रहा है और वह जब मर्डर नहीं करता तो उसके सिर में दर्द करने लगता है। अब पुलिस को कंफर्म हो चुका था कि एक साइकोपैथ किलर है और कहीं ना कहीं वह ये काम अब दोबारा करेगा। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी पुलिस को याद आया 1999 में सेम ऐसा ही एक केस आया था जिसमें गेट नंबर 3 के बाहर एक सरकटी लाश मिली थी। पर इस केस में एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण वह केस बंद करना पड़ा था। तभी पुलिस के एक खबरी ने बताया कि उसी हुलिये का एक आदमी आजाद नगर में एक डॉक्टर की क्लिनिक पर रेगुलरली आता है। तो पुलिस अगले ही दिन डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंच जाती है और पता चलता है कि उसका कल का अपॉइंटमेंट है। उस शख्स का नाम चंद्रकांत झा था और उसकी 5 बेटियां थी जिनकी डिलीवरी इसी डॉक्टर के क्लिनिक पर हुई थी। डॉक्टर के साथ इंक्वायरी में पुलिस को यह भी पता चला कि एक बार उसने डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ को भी मारने की कोशिश करी थी। पुलिस को पता चला कि उसके पास एक मोटर वाला ठेला है जिस पर वह सब्जियां बेचता है। पुलिस ने जाल बिछाया और देश का सबसे खतरनाक सीरियल किलर अब पुलिस के कब्जे में था। अब पुलिस के सारे सवालों के जवाब उसके सामने बैठे चंद्रकांत झा के पास थे। वह सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया, इस शर्त पर कि पुलिस उसे टॉर्चर नहीं करेगी। उसने बताया वह हैदरपुर में अपनी 5 बेटियों के साथ रहता है। उसने बताया जब वह बिहार से दिल्ली आया तो सब्जी मंडी में काम किया करता था, पर सब कुछ तब बदला जब एक रात एक आदमी एक बेकसूर को पीट रहा था। तब चंद्रकांत ने आवाज उठाई। इस पर उस व्यक्ति ने चंद्रकांत को ही पीटना शुरू कर दिया जब तक कि वह अधमरा नहीं हो गया।
उस समय चंद्रकांत को लगा कि पावर के बिना कुछ भी नहीं है और उसने तय कर लिया कि किसी को भी वह अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। जहां वह काम किया करता था वहां के यूनियन लीडर के साथ भी कई बार उसकी हाथापाई हुई। एक दिन हाथापाई के दौरान चंद्रकांत ने यूनियन लीडर के हाथ पर चाकू मार दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। चंद्रकांत ने बताया कि जब वह जेल गया तो पुलिस ने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। उसे टाइम पर खाने के लिए नहीं देते थे और उसे नंगा करके बहुत पीटा जाता था। जेल से बाहर आते ही उसने अपना पहला शिकार उसी यूनियन लीडर को बनाया। दरअसल 1999 में जो बॉडी तिहाड़ जेल के बाहर मिली थी, वह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी यूनियन लीडर की थी। 2003 में उमेश और शेखर नाम के व्यक्ति का मर्डर किया। तब तक पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं मिला था। तभी चंद्रकांत ने पुलिस को बताया कि लास्ट मर्डर करने के बाद उसने लाश का सिर यमुना नदी में फेंक दिया है। चंद्रकांत के मुताबिक वह उन सबको पनिशमेंट दे रहा था और पाप से मुक्त करने के लिए उनका सिर यमुना नदी में फेंक दिया करता था। वह बिहार के गौसई गांव का रहने वाला था और वहां के लोग उसके वायलेंट नेचर से बहुत डरा करते थे। कोई उससे झूठ कहता या उसके घर में नॉनवेज खाता तो वह तुरंत गुस्सा हो जाता था। उसके मर्डर करने का तरीका एकदम अलग था। वह अपने सारे शिकार से पहले दोस्ती करता। यह ज्यादातर वह व्यक्ति होते जो उसके गांव से दिल्ली कमाने आते। वह उन्हें अपने घर में रखता और मौका देखकर उनका मर्डर कर देता। दोस्तों, आपको जानकारी देना चाहूंगा 1999 से 2008 के बीच चंद्रकांत झा ने 40 लोगों का मर्डर किया, वो भी बहुत ही बेरहम तरीके से। दोस्तों, फिलहाल चंद्रकांत झा पुलिस की हिरासत में है और वह तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। दोस्तों, आपको जानकारी देना चाहूंगा आयशा सूद नामक एक डायरेक्टर है जिन्होंने एक वेब सीरीज बनाई है इस कहानी को लेकर, जिसका नाम उन्होंने रखा है इंडियन प्रीडेटर। दोस्तों, ये कहानी थी चंद्रकांत झा की, जो कि मैंने अभी आपको सुनाई। कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक जानकारी आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, सुबह ऑफिस जाता हूँ और रात में ऑफिस से घर आता हूँ तो कभी कभी वीडियो बनाने का टाइम मिलता नहीं, तो रात को 1, 1:30, 2 बजे वीडियो बनानी पड़ती है। तो आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमें भी खुशी मिलती है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक अगली कहानी में रात 8 बजे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।